स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर सेक्शन सी का सॉल्यूशन, और इसी तरीके से आपको सेक्शन डी भी प्रोवाइड होगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसका सॉल्यूशन जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारे ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 2 सेक्शन सी। तो सेक्शन सी आपका रहता है 18 मार्क्स का एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 6 3 18 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 46 तक आपको सेक्शन सी में देखने मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है विदाउट फाइंडिंग द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर यहाँ पे हमको जीरोस फाइंड करने होते तो फैक्टराइजेशन मेथड से अल्फा और बीटा आ जाता, वैल्यूज रखते और ये आ जाता। लेकिन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना सिंपल नहीं देंगे। यहाँ पे बोल दिया है कि हमको जीरोस फाइंड नहीं करना है, बिना जीरोस फाइंड किए हमको इसकी वैल्यूज निकालनी है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम जरा लिख ले हमारा पॉलिनोमियल क्या है। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, ये हमारा पॉलिनोमियल है, जहां पर a हमारे लिए a क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, तो वो हो गया 3। b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट b यानी कि -10 साइन के साथ लेना है, और c होता है कांस्टेंट, तो c हो गया 7। डन। अब फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। क्लियर? इतनी इंफॉर्मेशन लिख देनी है। अब हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। पहला वाला देखें तो ये है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ बीटा नहीं है, बीटा से मल्टीप्लाई, यहाँ अल्फा नहीं है तो ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा लिखो, ये बीटा प्लस अल्फा, एक ही बात है। अब हम फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होल डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो ये हो गया सी अपॉन ए इक्वल्स टू फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो माइनस बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन ए का हो जाएगा ए अपॉन सी, ए कैंसिल, हमारे पास बचा माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी। अब यहां पर सिंपली हम वैल्यूज रख देंगे बी और सी की। अब देखो बी की वैल्यू क्या है, -10, तो पहले तो ये फॉर्मूले का माइनस लगाया, फिर b की वैल्यू खुद माइनस में है, -10 होल डिवाइड बाय c क्या है 7, जो कि आया हमारा माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 7। देयरफॉर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आ जाती है 10/7। ठीक है, पहला वाला हो गया। नेक्स्ट सेकंड हमको बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी में आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलता है, तो वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यही आइडेंटिटी अल्फा और बीटा के लिए यूज करनी है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। डन। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, इसका कर देंगे होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर एज इट इज, बीटा स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो हो जाएगा सी अपॉन ए। देखो माइनस फॉर्मूले का, फिर b की वैल्यू खुद माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10 अपॉन a की वैल्यू क्या है 3, तो 10/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, c की वैल्यू क्या है 7 और a है 3, तो देखो 2 7 14 डिवाइड बाय a है 3।
अब ये यहाँ आ जाएगा, 14/3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 10 सा 100 डिवाइड बाय 3 3 सा 9 माइनस 14/3 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 9 है, इधर भी 9 होना चाहिए, 3 3 सा 9, तो ऊपर भी इंटू 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 14 3 सा 42 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देयरफॉर लास्ट में लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 42, 40 माइनस करेंगे आएगा 60, 2 और माइनस कर दो तो 58, 58/9 इज योर आंसर। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पे जीरो फाइंड नहीं किया है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यूज करके हमने फाइंड कर दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58/9। डन। अब तीसरा वाला बचा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो किस में आएगा? तो ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूले में आपको ए क्यूब और बी क्यूब मिल जाएगा। तो देखो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यही हम रखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, ये क्या होता है सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब वैल्यूज रख देंगे, माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन ए क्या है 3, इसका क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3, सी है 7 ए 3 माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस, तो 10 अपॉन 3 हो गया, ये 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 3 3 9 9 3 27 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 7 10 70 डिवाइड बाय 3। अब ये यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1000 अपॉन 27 माइनस 70 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब एलसीएम ले लेंगे तो 3 9 27, ऊपर भी इंटू 9 होगा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 27 माइनस 7 9 63 होता है, तो 630 अपॉन 27, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 630 बाय 27, 70 लेंगे तो कितना हो जाएगा 700 और 3, तो 370 डिवाइड बाय 27। ओके, अब ये कैंसिल हो रहा है, 9 से जाएगा 7 4 9 से भी नहीं जाएगा। ओके, तो इसको यहीं तक रखते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया 370 बाय 27। ठीक है, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज की है? अल्फा प्लस बीटा यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जीरोस निकालना है और फिर रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पॉलिनोमियल हमारा है 3x² माइनस x माइनस 4, यहाँ पे a, ये सब लिख दो इंफॉर्मेशन सारी, a 3 है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा और साइन के साथ -1, और c है -4। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे इक्वल्स टू 0। क्या करना होता है? पहला और आखिरी टर्म मल्टीप्लाई, तो 4 3 12, ऐसा फैक्टर माइनस करने पे 1 आए, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो 4 3 12 और 3 माइनस 4 -1, वो भी हो गया। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर कॉमन x है, अंदर बचा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दो ब्रैकेट हो गए, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 4, वहां आ जाएगा प्लस का 3 डिवाइड में, तो प्लस का 4/3, और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का
1, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो गया बीटा। अब क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहला होगा सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसको हम वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4/3 प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या है -1 और ए है 3। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस इंटू 3, तो ऊपर भी इंटू 3 डिवाइड बाय 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। यहाँ क्या आया 4 - 3 1/3 इक्वल्स 1/3। ये हो गया वेरीफाइड, डन। अब इसी तरीके से हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लेने हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वैल्यूज रखनी है यहाँ पर। अल्फा आया था हमारा 4/3, सो 4/3 और बीटा कितना आया था -1 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है -4 अपॉन ए है 3। 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस अपॉन 3, यहाँ भी -4/3। ये भी हो गया वेरीफाइड। क्लियर। तो हमने जीरोस फाइंड करे फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा को इक्वल किया दोनों साइड और अल्फा इंटू बीटा, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है एपी से, फाइंड द 31st टर्म। अब जैसे हम रीड करते जाएंगे वैसे वैसे नोट डाउन करना है। तो A31 फाइंड करना है, whose 11th टर्म इज, यानी कि A11 है 38 एंड 16th टर्म इज, और A16 है 73। क्लियर। नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इन टर्म्स को एक्सपांड करना, है ना। एक्सपांड कैसे करेंगे, A11 को हम लिख सकते हैं A + 10D इज इक्वल्स टू 38 और A16 हो जाएगा A + 15D इज इक्वल्स टू 73, है ना। एक्सपांड इसलिए किया ताकि दो इक्वेशन मिल जाए और A और D की वैल्यू मिल जाए। तो साइन यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, ये कैंसिल, माइनस का 5D इक्वल्स माइनस का यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 5 और 6 - 3 3 कैंसिल, D की वैल्यू आई 35 डिवाइड बाय 5, 5 7 35, तो D आ गया 7। अब D की वैल्यू इन दोनों में से कहीं भी पुट कर दो, तो A + 10D इज इक्वल्स टू 38, देयरफॉर A + 10 7 70 इक्वल्स टू 38। Therefore, A की वैल्यू आई 38 - 70, A इज इक्वल्स टू -32, है ना। 38 - 70 -32, तो A है D है। अब हम 31st टर्म फाइंड कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, यही वाला लिख देना है फॉर्मूला, AN इज इक्वल्स टू A + n - 1D। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो A31 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है -32, तो -32 प्लस n - 1 यानी कि 31 - 1 और D आया 7, तो -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 7 3 21 और एक 0, तो 31st टर्म क्या आ जाएगा 210 - 32, तो 8 7 और 1, 178 इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया। तो इस एपी का 31st टर्म क्या होगा 178। क्लियर। चलो नेक्स्ट 41 भी एपी से है। यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस देन फाइंड द nth टर्म इन द 10th टर्म। अच्छा, ये सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में पीडीएफ के फॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके चलो देखते हैं। सम हमको देके रखा है 4n - n², यानी कि Sn इज इक्वल्स टू 4n - n²। अब देखो, अगर आप n की जगह जो नंबर रखोगे आपको उसका सम मिल जाएगा S1,
तो सम ऑफ वन टर्म, S2 तो सम ऑफ टू टर्म्स, S3 सम ऑफ थ्री टर्म्स। इस तरीके से जो भी n की वैल्यू रखोगे वो आ जाएगा। फिर हमको बोला है कि nth टर्म फाइंड करना है। ओके, फाइंड द nth टर्म एंड द nth टर्म यानी कि an फाइंड करना है और 10th टर्म यानी कि a10 फाइंड करना है। क्लियर है इतना? अब ये सब फाइंड करने से पहले हमको AP क्या है वो देखना रहेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, S1 लिखेंगे। तो 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 1 4 माइनस 1 तो 3 आ गया। S1 कितना है? 3। और जो AP होता है उसका सम ऑफ वन टर्म तो कितना होगा? वही होगा ना। तो S1 और A एक ही होता है, तो इसलिए A हो गया हमारा 3। ठीक है, ए बी क्या आ गया? 3। सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोलो या फिर वो पहला टर्म, एक ही बात है। तो S1 और A एक ही होता है, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हम S2 रखेंगे। तो 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 8 माइनस 2 2 4, ये आया 4। S2 कितना है? 4। अब देखो सीधी सी बात है, पहला टर्म आपका आया 3, ठीक है, दूसरा टर्म आपको पता नहीं, और सम ऑफ टू टर्म्स, पहला और दूसरे का जो सम है वो आया 4। तो 4 माइनस 3 क्या होगा? 1। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? तो A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस A। तो S2 कितना है? S2 माइनस S1 भी लिख सकते हो आप। A2 हो जाएगा S2 माइनस S1। S2 आया 4, S1 था 3, देयरफॉर A2 कितना हो गया? 1। ठीक है, तो पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म है 1 और इस तरीके से चलता जाएगा। तो A हमारे लिए 3 हो गया, D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 3, यानी कि D इज इक्वल्स टू -2। हमारे पास A है, D भी आ गया। क्या करना है अब? nth टर्म यानी कि n की जगह n ही लेना है। n की जगह पर हम n ही लेंगे, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, an इज इक्वल्स टू a है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू n 2n, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। तो an आ गया 3 प्लस 2 होता है 5 माइनस 2n। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर। nth टर्म बोला हो तो कुछ नहीं, a और d की वैल्यू चाहिए और n की जगह n ही रखना है, तो 5 माइनस 2n। फिर 10th टर्म बोला है हमको, तो a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, फिर से आएगा a 10 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d। तो a कितना है यहाँ पर? 3 प्लस n माइनस 1 हो गया 9 और d की वैल्यू क्या है? -2। तो 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18, देयरफॉर a10 इज इक्वल्स टू -15। तो 10th टर्म कितना आ गया? -15। क्लियर है? एपी बहुत ही सिंपल है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, वेटेज भी अच्छा खासा है और 3 मार्क्स से देखो 2 क्वेश्चन तो यही हो गए, 6 मार्क्स तो इधर पर ही हो गए आपके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है कि इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट a और b क्या है? -2 और 1, और दूसरे हैं 4 और 5। तो यहाँ पर y एक्सिस ने उसको डिवाइड किया है, उसका हम पॉइंट का नाम दे देते हैं P, और ये हो जाएगा x और y इसके कोऑर्डिनेट। अब देखो कौन ने डिवाइड किया है? y एक्सिस ने। अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो तुम्हारा x 0 होगा, ठीक है, और अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y 0 होगा। तो यहाँ पे देखो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x क्या हो जाएगा? 0। क्यों? ये मान लो तुम्हारा ग्राफ है, ये अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब कोई लाइन बनाई है हमने इस तरीके से, तो ये लाइन जो है वो y एक्सिस 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट पर हमारा जो x है वो क्या है? 0 है। ठीक है, अगर मान लो ये लाइन बनाई, यहाँ पे ये लाइन को x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट पर
y क्या है, 0 है। इसलिए ध्यान रखना, अगर y एक्सिस डिवाइड करेगा तो x 0 कर देना, और अगर x एक्सिस डिवाइड करेगा तो y 0 कर देना। रीजन समझ में आ गया? चलो फिर हमको पूछा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये बीच में डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन वाला क्वेश्चन है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है उसका, क्या है कि p एक्स वाई इज इक्वल्स टू m2 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। फिर y1 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिसमें पहला वाला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट होता है, और यहां पर हमको पता है p का x जो है वो 0 है, यानी कि ये जो पूरा होगा, ये x कोऑर्डिनेट है ना इसके बराबर, तो ये जो पूरा है ये 0 के बराबर है, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। क्लियर? तो यहां से हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यहां से रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है। अब m1 हमको पता नहीं है, और x2 देखो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, तो 4 प्लस m2 x1 कितना है, -2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2, यहां जाएगा 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाएगा, तो ये 4m1 प्लस माइनस -2m2 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, सो 4m1 इज इक्वल्स टू 2m2, ठीक है। देयरफॉर m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 2 यही रहेगा, 4 यहां चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देयरफॉर m1 इज टू m2 कितना आ गया, 1:2, ठीक है। रेशियो हमको पता चल गया, m1 इज टू m2 कितना है, 1:2। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 था, अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये वाला, जिसमें हमको m की वैल्यू पता चल गई, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। यहां हमने x की बात की थी, अब y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है, 1, y2 है 5, m2 2 है, और y1 है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 5 जा 5 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7 बाय 3, ये हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया। देयरफॉर pxy पूछा था, जिसमें से x कोऑर्डिनेट 0 और y हमने फाइंड किया 7/3, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए 0 एंड 7/3। ओके, चलो नेक्स्ट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT
जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, क्या है कि प्रूफ दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो, अगर हम ये टेंजेंट बना रहे हैं तो इस टेंजेंट से अगर सेंटर से कोई भी लाइन आएगी, अब सेंटर से लाइन आएगी यानी कि वो रेडियस होगा, तो वो सेंटर की लाइन इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजें गिवन है, तो हमको एक सर्किल दिया है विद सेंटर O, एक टेंजेंट है XY और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P। इतना इंफॉर्मेशन देके रखा है। फिर हमको ये प्रूफ करना है कि जो OP है ये XY के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमको किसी भी तरीके से ये प्रूफ करना है कि ये जो OP है ये सबसे छोटी साइड है। जो सबसे छोटी साइड होगी, है ना, जो सबसे छोटी लेंथ होगी इस टेंजेंट के ऊपर, वही परपेंडिकुलर होगी। तो हमने फॉर एग्जांपल इधर पे ले लिया है कि मान लेते हैं कि OQ जो कि एक पॉइंट है XY पर, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन ये जो OQ है, ये सर्कल को, ये पॉइंट जिसको हम इधर, ये पॉइंट, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, M। ठीक है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। OQ जो हमने माना था कि वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, पर वो तो रेडियस से बड़ी है। इसी तरीके से आप इस टेंजेंट पर कोई भी लाइन बना दीजिए सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट पर कोई भी लाइन बना दो, वो रेडियस से बड़ी ही होगी। तो इसलिए ये बोला है कि जो रेडियस है वो सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये रेडियस सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? चलो अब प्रूफ में हम लिखते हैं, लेट, क्या नाम है उसका, OQ, लेट OQ बी परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट M। ठीक है, पॉइंट M पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि OQ जो है, OQ इज ग्रेटर देन OM। OQ जो है वो OM से बड़ा है, और OM और OP दोनों ही रेडियस हैं। देखो, OM इक्वल्स टू OP, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। Therefore, अगर OQ OM से बड़ा है तो OQ OP से भी बड़ा होगा, है ना। Therefore, हमारा जो assumption था कि OQ परपेंडिकुलर है वो गलत हो गया। Therefore, our assumption was wrong। क्यों wrong है? क्योंकि OQ सबसे छोटी साइड नहीं है। OP is the shortest side। OP is the shortest side, therefore OP is perpendicular to XY, hence proved। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम्पल में देके रखा हुआ है, शायद थ्योरम 10.1 या 10.2 है। सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है। इधर पर एक कंस्ट्रक्शन कर दो OQ और उसको बता दो कि वो रेडियस से बड़ा है ना। अगर ये OQ OM से बड़ा है तो वो OP से भी बड़ा होगा, इसलिए OP सबसे छोटी साइड है और जो सबसे छोटी साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगी। दैट्स व्हाई OP इज परपेंडिकुलर टू XY, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? जितनी भी थ्योरम है सर्कल के चैप्टर की वो जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 43 में थ्योरम आती ही है। 10.1, 2, 3 जितनी भी थ्योरम्स है वो सब कर लेना। चलो नेक्स्ट है, अगेन प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। यहां पर आपको दो टेंजेंट देके रखे हैं TP TQ, यहाँ पे थीटा है, सेंटर O है और फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। ओके, हमको प्रूफ करना है कि एंगल PTQ कहां पर है, PTQ यानी कि ये वाला एंगल, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 2 एंगल OPQ, OPQ ये वाला।
तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का डबल है, ये प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले सिर्फ ये वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे बाद में बताती हूँ, पर आपको पहले समझ लेना है कि ये वाला ट्राइंगल देखो, अभी हमको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो टीपी और टीक्यू जो है वो इक्वल है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि दे आर अपोजिट टू इक्वल साइड। इसकी वजह से ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो यहां पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर O एंड टू टेंजेंट्स TP एंड TQ वेयर P एंड Q आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये P और Q पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। हमको प्रूफ करना है कि एंगल PTQ इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल OPQ। डन है। देन प्रूफ। So as per theorem 10.2 tangents drawn from an external point are equal। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, इतना हमने बता दिया। इसकी वजह से अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल है, therefore TP is equals to TQ, इसलिए एंगल ये वाला TPQ is equals to angle TQP। ये दोनों इक्वल होंगे। और रीजन भी लिखना है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है ये पूरा, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से पहले जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, है ना? तो परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां पर ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम OPQ और प्लस एंगल QPT इसको मिला के कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। देखो, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट यानी कि OP इज परपेंडिकुलर टू TP, तो ये वाला जो एंगल P है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल OPT, देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? तो ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे बता देती हूँ, ये और ये इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल OPQ को हम कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों को ऐड कर दो, TPQ प्लस एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, है ना? इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल TPQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल OPQ। ये हमने इतना बना दिया। अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल PTQ एंगल PTQ प्लस एंगल QPT, ठीक है, QPT लिखो या TPQ लिखो, एक ही बात है ना? TPQ प्लस एंगल PQT इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। अब एंगल PTQ एज इट इज प्लस TPQ और PQT। TPQ यानी कि ये वाला, और कौन सा? PQT यानी ये वाला। ये दोनों एंगल सेम है, तो इनको हम ऐसे लिख देते हैं TPQ, और इसको भी लिख देते हैं TPQ इज इक्वल्स टू 180।
प्लस 2 एंगल TPQ इक्वल्स टू 180. Therefore PTQ is प्लस 2. अब TPQ को 90 माइनस एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 180, है ना. ये हमने यहाँ पे रख दिया TPQ की जगह 90 माइनस एंगल OPQ. देयरफॉर एंगल PTQ प्लस 2 9 जा 18 और एक 0 माइनस 2 एंगल OPQ इक्वल्स 180. दोनों साइड प्लस प्लस 180 ये हो जाएंगे कैंसिल. देयरफॉर एंगल PTQ इज इक्वल्स टू माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 2 एंगल OPQ. हेंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था कि PTQ इक्वल्स टू OQP. PTQ इक्वल्स टू 2 एंगल OPQ. ठीक है, समझ में आया. फिर से बता देती हूँ क्या किया था. यहाँ पर जो गिवन था पहले वो लिखा, तो टेंजेंट्स हैं दोनों इक्वल होंगे, इस वजह से ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. और दूसरी बात, रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है तो ये पूरा 90 डिग्री बनेगा. ये पूरा 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसको नाम अगर देना है तो समझने के लिए ये 1 और ये 2, तो एंगल 1 + 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा. तो एंगल TPQ यानी कि ये वाले एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ये वाला एंगल, तो लिख दिया. उसके बाद इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, TP की वैल्यू लिखी और फिर इसको सॉल्व करते करते 180 कैंसिल हो गए और लास्ट में हमको क्या मिला कि एंगल PTQ इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल OPQ. क्लियर है, समझ में आया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से. अ हॉर्स टाई टू अ पेग एट वन कॉर्नर, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये, ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप. अच्छा देखो, ये जो एक स्क्वायर है 15 मीटर इसकी साइड है, ठीक है, और ये जो रोप है जिससे ये बंधा हुआ है ये है 5 मीटर की. ठीक है, 5 मीटर की रोप है, यानी कि 5 मीटर तक के ही सेक्टर में वो घूम सकता है. ये जो हॉर्स है 5 मीटर तक में ही घूम सकता है. तो हमको पहले यही फाइंड करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ अ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो इस 5 मीटर के दायरे में ही हॉर्स ग्रेजिंग कर सकता है, तो पहले तो ये फाइंड करना है. अच्छा, अब ये है क्या, ये 90 डिग्री होगा. क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों साइड्स 90 डिग्री होते हैं. और दूसरा, ये पूरे सर्कल का चौथाई हिस्सा है, तो ये बनेगा हमारा सेक्टर. तो इन शॉर्ट हमको यहाँ फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर. हमको रेडियस देके रखा है 5 मीटर, तो हम पहले फाइंड करेंगे एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर. क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, θ/360 इंटू πr². तो थीटा या 90 हो जाएगा, डिवाइड बाय 360 इंटू पाई 3.14 r² यानी कि 5 इंटू 5. ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा. अब पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ 100 लिख लेंगे, 0 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14. अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 157 इंटू 5 5 जा 25, 25 7 जा 175, 25 5 जा 125, तो हो जाएगा 142, 142, 25 1 जा 25, ये आ जाएगा 39, 3925, 3925 डिवाइड बाय 200. तो क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, डिवाइड बाय 100. तो 2 पॉइंट आगे कर दो, 1 2, तो ये हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो द एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज इज 19.625 मीटर स्क्वायर. पहला आंसर आ गया.
19.625 मीटर स्क्वायर। अब बोला है कि अगर ये जो रोप है उसको हम बढ़ा देते हैं, मान लो अगर वो रोप 10 मीटर की होती 5 की जगह, तो कितना एरिया ग्रेस करने का इंक्रीज हो जाता। मान लो अभी 5 ये है, ठीक है, अब 10 कर देते तो वो हॉर्स है इतने पूरे एरिया को ग्रेस कर सकता था। तो हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया है, अब हम ये पूरे का एरिया फाइंड करेंगे और इस पूरे के एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो कितना एरिया बढ़ा है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर दोबारा से यहां पे हम करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जहां पे हमारा जो रेडियस है वो हो गया 10 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर is equals to theta by 360 into pi r square, 90 by 360 into pi, हटा देंगे 0 तो ये हो जाएगा 100 r स्क्वायर यानी कि 10 into 10, कैंसिल 9 1 जा 4 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14। ठीक है, फिर एक 0 और कैंसिल हो गया, फिर 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो ये बचा 1, फिर 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो 157 डिवाइड बाय 2, तो 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 5 जा 10, इतना मीटर स्क्वायर आया। तो एरिया इंक्रीज निकालना है, ठीक है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो लिखेंगे लास्ट स्टेटमेंट, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया is equals to area of large sector minus area of small sector। ठीक है, तो लार्ज सेक्टर का एरिया आया 78.5 माइनस 19.625 स्मॉल का था, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 78.500 और यहाँ 19.625, 4 10 9 10 5 7 8 9 14 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 8, फिर 17 माइनस 9 8 और 6 माइनस 1 5, 58.875, 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, हमको इंक्रीज एरिया बताना था, तो ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज हो गया है 58.875 मीटर स्क्वायर से। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 और ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। 52 कार्ड्स हैं जिसमें से आधे आधे कर दो इसको, 26 रेड है तो 26 ब्लैक है, इनको भी आधे आधे कर दो, 13 13। रेड में डायमंड होगा और हार्ट होगा, ब्लैक में हाफ कर दो 13 13, तो यहाँ पे स्पेड होगा और दूसरा क्लब होता है। ठीक है, और फेस कार्ड जो किंग है, डायमंड का किंग, हार्ट का किंग, स्पेड का किंग और क्लब का किंग, इसी तरह से क्वीन भी 4 होते हैं और क्लब भी सॉरी जैक भी 4 होते हैं। तो किंग हर एक का एक एक किंग, तो 4 किंग हो गए, क्वीन 4 क्वीन हो गई और जैक 4 जैक हो गए। टोटल करो कितना आया 12, और इसी 12 को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। ये हमारे हो गए फेस कार्ड। नाउ क्वेश्चन इज अ किंग ऑफ रेड कलर। पहला प्रोबेबिलिटी पूछा है अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो 4 किंग है जिसमें से 2 रेड 2 ब्लैक, तो 2 ही रेड किंग होंगे आउट ऑफ 52। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12, तो 1/26 हो गया पहले का आंसर। नेक्स्ट दूसरा हमको बोला है अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड।
सो पी बी। फेस कार्ड कितने होते हैं अभी बता मैंने, 12/52। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 3/13 आ गए हमारे फेस कार्ड्स। ओके, फिर तीसरा क्या पूछा है, अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, तो उसमें से 6 ब्लैक होंगे और 6 रेड होंगे, तो रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 6/52। ठीक है, रेड यानी कि ये दो, और किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, तो 3 3 6 हो गए ना, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो 3/26। तो प्रोबेबिलिटी भी काफी इजी चैप्टर है, उसका वेटेज भी अच्छा है, तो ये भी चैप्टर आप अच्छे से करना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 2 का सेक्शन सी फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।